हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, काफ़ी टाइम से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए क्लासेस अपलोड नहीं कर पा रही थी। आपके काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। बट अब जाकर आप लोगों की जो है रेगुलर क्लासेस आएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी तरफ से पढ़ रहे होंगे। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना अब हम एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर पढ़ें, जिसमें कि मैं ये सोच रही हूँ अपनी तरफ से मैं आपको बता रही हूँ। इनकेस आपको कुछ चेंजेस करवाने हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन क्यों ना हम उत्तराखंड पढ़ें, 2 दिन हम जीएस पढ़ें और 2 दिन हम हिंदी पढ़ें, जिससे कि हमारे जो मेन टॉपिक हैं उत्तराखंड के, जो भी हमारा सिलेबस दिया हुआ है वो अच्छे से कवर हम कर सके। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना सिलेबस कवर करना जल्दी से जल्दी, और साथ ही साथ उसको रिवाइज़ करना। तो रिवाइज़ हम लोग कैसे करेंगे, मैं सोच रही हूँ संडे के दिन, जो हमें संडे मेरी भी छुट्टी होती है, तो मैं आपको अच्छे से संडे का टाइम दे सकती हूँ। संडे वाले दिन हम क्या करेंगे, इस जितना भी हम हफ्ते में पढ़ेंगे उसका जो भी कंक्लूजन रहेगा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों को लगेंगे, हम उसे रिवाइज कर लेंगे। कब? संडे वाले दिन। उससे क्या होगा, हमारा रिवीजन भी अच्छे से होगा, साथ के साथ हमारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। टॉपिक वाइज हम यहाँ पर चलेंगे और टॉपिक हम उठाएंगे सिलेबस से, बाहर से हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो भी वन लाइनर या फिर एमसीक्यूज टाइप होते हैं वो भी हम बीच में कभी डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम मिला तो, ठीक है। नहीं तो वन लाइनर टाइप भी मैं इसे यहाँ पर पढ़ाती हूँ, तो आप उसे एज इट इज़ नोट कर लेना, ठीक। तो जहाँ तक कि मुझे याद है, मैंने आप लोगों को जो भी राजवंश थे, पंवार राजवंश, चंद राजवंश कंप्लीट करवा दिए थे, ब्रिटिश शासन तक कंप्लीट करवा दिया था। लेकिन उत्तराखंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हम लोगों का छूट गया है, जो है जिला सीरीज। अगर हमने 13 जिले नहीं पढ़े हैं तो हमारा उत्तराखंड में पकड़ जो है वो अभी कुछ भी नहीं है, यानी कि 50% हमने पढ़ा ही नहीं है। तो अगर हमने जिला सीरीज पढ़ ली तो कम से कम 50% हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो इसलिए जिला सीरीज पढ़ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों की जिला सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, और ये जिला सीरीज हमारी जिलों के गठन के अकॉर्डिंग होगी। जिस जिले का गठन पहले हुआ है हम वो पहले पढ़ेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज देहरादून पढ़ाने वाली हूँ, और यहाँ पर मैंने मानचित्र ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। तो देहरादून की सबसे पहले हम भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो अगर आप मानचित्र में देखेंगे, ये तो सिर्फ मैंने देहरादून का जो मानचित्र है अलग से बनाया है, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा उत्तराखंड का मानचित्र देखोगे तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहली चीज़ देखने को मिलेगी कि जो देहरादून है ये उत्तराखंड का, यानी कि हमारे राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पश्चिमी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, तो देहरादून सबसे पश्चिमी जिला है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, ठीक। दूसरी चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी कि जो देहरादून है वो 2 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। एक तो है हिमाचल प्रदेश जो कि है उत्तर की साइड में, और दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश जो कि कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम की साइड में, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और बहुत छोटा सा हिस्सा, यानी कि पांवटा साहिब की जगह पर बहुत छोटा सा हिस्सा आपका हरियाणा को भी टच करता है। तो ये आपको बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलेगा, बट मानचित्र में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको हरियाणा लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई 2 राज्यों की बात। अब अगर हम उत्तराखंड के जिलों की बात करें तो देहरादून जो है वो पूरे के पूरे 4 जिलों को टच करता है, यानी कि 4 जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है, ठीक है। उत्तर की बात करें तो उत्तरकाशी से लगा हुआ है, उत्तर की साइड में उत्तरकाशी है। आप उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो यानी कि यहाँ पर आपका टिहरी गढ़वाल है, यहाँ पर आपका टिहरी गढ़वाल है। और अगर हम दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण पूर्व में पौड़ी गढ़वाल है, और प्रॉपर दक्षिण की बात करें तो वहाँ पर आपका हरिद्वार है। तो टोटली 4 जिलों की सीमा को जो है देहरादून 4 जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है। वो 4 जिले हैं आपका उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, ठीक है। तो ये तो हो गई जिलों की बात, ये हो गया आपका देहरादून। अब बात आती है कि देहरादून बसा कहाँ पे है, यानी कि इसकी स्थिति क्या है। तो देहरादून जो है आपका ये मध्य हिमालय और जो शिवालिक श्रेणियां हैं उनके बीच में जो दून घाटियां हैं वहाँ पर बसा हुआ है। अब बात आती है दून घाटियां क्या है, या फिर आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा कि जो हमारा हिमालय है उसको कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, 4 भागों में, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, फिर है बाह्य हिमालय, फिर है मध्य हिमालय और फिर है शिवालिक श्रेणियाँ। तो देहरादून नॉर्मली कहाँ पर है, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच में जो दून घाटी है वहाँ पर आपका जो है देहरादून बसा हुआ है। अब बात आती है कि दून घाटी किसे कहते हैं। तो जो आपके, अगर मैं कोई भी पहाड़ या फिर श्रेणियाँ बनाऊँ, पर्वतीय श्रेणियाँ बनाऊँ, तो इस तरीके से अगर हम देखें, ये आपका बाह्य हिमालय हो गया, ये आपका मध्य हिमालय हो गया, और ये आपका शिवालिक श्रेणियाँ हो गई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ रहती है, हमेशा ही बर्फ़ रहती है। यहाँ पर भी काफ़ी बर्फ़ रहती है, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ जो घाटियाँ हैं नीचे की तरफ, तराई की तरफ जो घाटियाँ हैं, वहाँ पर क्या है आपका देहरादून बसा हुआ है, ठीक है।
इसको बोलते हैं घाटियाँ। और ये घाटियाँ कैसी हैं? चौरस घाटियाँ हैं, काफ़ी फैलाव में है, यानी कि प्लेन वाला हिस्सा है। ठीक है, पहाड़ हैं बट बहुत सारे पहाड़ नहीं हैं, थोड़ा बहुत पहाड़ हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी दून की बात। अब बात आती है कि देहरादून जो है ये हमारे राज्य का क्या है? सबसे बड़ा या फिर सबसे लंबा दून आप इसे कह सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, देहरादून क्या है? सबसे लंबा दून है। और इसकी लंबाई की मैं बात करूँ तो कितना लंबा है ये? 75 किलोमीटर लंबा, यानी कि 75 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये तो हो गई स्थिति की बात, कहाँ पर है। वर्षा की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर वर्षा होती है। और वर्षा अच्छी मात्रा में होने का मतलब है वर्षा नॉर्मली मानसून पे डिपेंड करती है, बट नॉर्मली अगर मापन की बात करें तो 200 से 250 सेंटीमीटर यहाँ पर मापा गया है वर्षा। ठीक है, वार्षिक वर्षा जो मापी गई है। इतनी बातों के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी आती है वो है कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से कि ये घाटियों के बीच में जो है देहरादून बसाया गया है। तो जैसा कि आपने देखा है थोड़ा तराई का एरिया भी है देहरादून में, तो किस तरीके से ये बना है, इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है यमुना नदी से। यमुना नदी या फिर जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो जब बह के आती हैं तो अपने साथ कुछ निक्षेप लेकर आती हैं, और उसी निक्षेप के इकट्ठा होने के साथ ही साथ क्या हो गया, यहाँ पर देहरादून का निर्माण हो गया। तो अगर आपसे निर्माण पूछा जाता है तो किसके निक्षेप से हुआ है? यमुना नदी के निक्षेप से। इसके बाद बात आती है कि देहरादून जो है आखिर इसके नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका नाम कहाँ से आया। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो नाम इसका देहरादून पड़ा है। और आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि जो द्रोणाचार्य थे, यानी कि महाभारत में जो द्रोणाचार्य थे वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, अपनी तपस्थली बनाई थी। उनके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है? देहरादून, द्रोणाचार्य के नाम पे। ठीक है, दूसरी बात आती है कि गुरु राम राय, सिखों के जो गुरु थे गुरु राम राय यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? डेरा डाला था। ठीक है, डेरा डाला था। और डेरा बोलते बोलते कालांतर में क्या हो गया, प्रोनाउंसिएशन के साथ इसका नाम पड़ गया देहरादून। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, गुरु राम राय यहाँ पर कब आए थे? 1699 में। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया था? एक गुरुद्वारा का निर्माण करवाया था। और जो गुरुद्वारा का इन्होंने निर्माण करवाया था वो गुरुद्वारा इन्होंने बनवाई थी मुगल शैली में। मुगल शैली में ये गुरुद्वारा बनवाई थी। और ये आपको मुगल शैली जो है ये आपको सारी बुक्स में नहीं मिलेगा, इवन ये परीक्षावाणी में भी नहीं दिया हुआ है, तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, तो मुगल शैली में इन्होंने क्या करा था? गुरुद्वारा का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है, झंडा मेला। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि झंडा मेला कहाँ पे लगता है, तो देहरादून में लगता है। और ये कब लगता है? होली के 5 दिन के बाद। ठीक है, होली के 5 दिन के बाद ये लगता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक, बाकी की चीज़ें तो आपको बुक्स में मिल जाएंगी, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बहुत सारी बुक्स से इकट्ठा करके बनानी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इसका नाम पड़ गया देहरादून। ठीक, अब बात आती है कि ऐतिहासिक यहाँ पर निवास किसका रहा होगा। अब पहले तो देखिए देहरादून एक पर्टिकुलर जिला तो था नहीं, या फिर इसका नाम देहरादून तो नहीं पड़ा था, ये कहीं ना कहीं एक पूरा क्षेत्र था, वो पूरा का पूरा उत्तराखंड था। तो यहाँ पर पहले किसका निवास था, तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो भी किरात जाति थी, कोल जाति थी। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आप आइकन के बटन को दबा के देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी जाति आई थी? असुर जाति। सबसे पहले आई थी यहाँ पर असुर जाति। असुर जाति के बाद आई थी नाग, नाग जाति के बाद आए थे यक्ष, तो जब यक्षों का पतन हो गया था उसके बाद यहाँ पर आया किरात जाति आई थी। ठीक है, किरात जाति के बाद कुलिंद राजवंश का उदय हुआ। और कुलिंद राजवंश में कौन था? राजा सुबाहु, आपने नाम सुना होगा, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो राजा सुबाहु के बाद जब कुलिंद राजवंश यहाँ पर आया था उसके बाद यहाँ पर पांडवों का आगमन भी हुआ। पांडवों में राजा कौन था? परीक्षित राजा था। ठीक है, पांडवों का भी यहाँ पर क्या हुआ? आगमन हुआ था। और इन सब के आगमन के बाद यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर क्या हुआ था? पंवार राजवंश का उदय हुआ था, जिसमें कि राजा अजयपाल थे। और राजा अजयपाल ने क्या किया था? पूरे के पूरे जो 52 गढ़ थे उसको एक सूत्र में बांधा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कौन आता है? पंवार राजवंश। ठीक, उसके बाद क्या होता है? जब यहाँ पर पंवार राजवंश का शासन चल रहा होता है तो 1804 में, आपको याद होगा 1804 में यहाँ पर क्या होता है? एक युद्ध होता है जिसको कहा जाता है खुड़बुड़ा का युद्ध।
और खुड़बुड़ा का युद्ध जो था ये हुआ था राजा प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच में। ठीक है, उस टाइम पे राजा कौन था? प्रद्युमन शाह था। खुड़बुड़ा के युद्ध में क्या होता है? प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है। प्रद्युमन शाह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर कौन शासन करने लगता है? गोरखा यहाँ पर शासन करने लगते हैं और गोरखों का शासन यहाँ पर चलता है 1815 तक। 1815 में जब सुदर्शन शाह यहाँ पर अंग्रेजों को बुलाते हैं गोरखों को पराजित करने के लिए, उसके बाद क्या होता है? किसको बुलाते हैं? अंग्रेजों को। अंग्रेजों और गोरखों के बीच में युद्ध होता है और एक संधि होती है जिसको कहा जाता है सिंगोली की संधि। जिस संधि को होने के बाद क्या करते हैं? गोरखा यहाँ से चले जाते हैं और पूरी की पूरी जो आपकी टिहरी रियासत हो गई या फिर पूरा का पूरा उत्तराखंड जो था वो किसके हाथों में चला जाता है? ब्रिटिश शासन के हाथों में चला जाता है। इसके बाद 1815 से यहाँ पर क्या होता है? पूरा ब्रिटिश शासन रूल करने लग जाता है। इसके बाद 1817 में इसको क्या किया जाता है? मेरठ मंडल का एक 1817 में इसको जिला घोषित किया जाता है और इसको क्या किया जाता है? मेरठ मंडल में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, मेरठ मंडल में जब इसको शामिल कर दिया जाता है उसके बाद 1825 में इसको क्या किया जाता है? कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया जाता है। तो ये स्वतंत्रता तक, जब तक स्वतंत्रता नहीं हुई थी उसके बाद भी कुछ टाइम तक जो है 1817 के बाद से ये क्या था? मेरठ मंडल का ही हिस्सा था। तो 1825 में इसको कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद जब 1975 आता है तो 1975 में इसको क्या किया जाता है? गढ़वाल मंडल में शामिल किया जाता है। ठीक है, 1975 में इसको क्या किया जाता है? गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया जाता है। और ये नगर निगम जो बना था, देहरादून नगर निगम का जो गठन किया गया था वो किया गया था 9 दिसंबर 1998 को। अगर पूछा जाए कि नगर निगम कब बना था देहरादून नगर निगम, तो ये बना था आपका 9 दिसंबर 1998 को। तो ये तो बात हो गई पूरे के पूरे देहरादून जिले की, कब ये बना था, कब जिले का गठन हुआ था, कब कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल हुआ था, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ तक है। देहरादून जो चैप्टर है ये बहुत छोटा नहीं है, इसमें 2-3 वीडियो अभी और आनी है आपकी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको फिर पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर बचता है आपदा का। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो जो पूरा का पूरा भारत है उसको 5 भूकंपीय जोन में डिवाइड किया गया है। उसमें से हमारा जो उत्तराखंड है यानी कि हमारा जो राज्य है उसको 2 भूकंप जोन में शामिल किया गया है, भूकंप जोन 4 और भूकंप जोन 5। ये आप लोग देख लेना, नोट कर लेना इसे। ठीक है, उत्तराखंड को 2 भूकंप जोन में शामिल किया गया है जो कि है भूकंप जोन 4 और भूकंप जोन 5। तो कुछ जिलों को तो भूकंप जोन 4 में रखा गया है, कुछ को 5 में रखा गया है। तो जो देहरादून है हमारा, इसको रखा गया है भूकंप जोन 4 में। ठीक है, देहरादून आता है भूकंप जोन 4 में। और जो भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं जिसको बोला जाता है सिस्मिक स्टेशन, ये भी राज्य में बनाए गए हैं। और 3 जगह जो है, 3 जिले आप कह सकते हैं या 3 जगह जो हैं वो सिस्मिक स्टेशन घोषित की गई हैं, सिस्मिक स्टेशन बनाई गई हैं, जिसमें से पहला है आपका देहरादून, दूसरा है आपका टिहरी और तीसरा है आपका गरुड़ गंगा चमोली। गरुड़ गंगा पड़ता है चमोली में। तो ये 3 कौन से आपके सिस्मिक स्टेशन हैं, इन्हें भी आप नोट कर लेना। ठीक है, एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से सिस्मिक स्टेशन हैं तो आपको पता होना चाहिए, एक देहरादून है, दूसरा टिहरी है और तीसरा गरुड़ गंगा चमोली है। तो ये तो थी आपदा की बात। और जो यहाँ पर भूकंप आया था देहरादून में, एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया था जो कि था 8 रिएक्टर स्केल का, और ये भूकंप आया था 2 अक्टूबर 1937 को। 1937 को 8 रिएक्टर स्केल का भूकंप था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और भूकंप जोन के लिए क्या बनाया गया है? सिस्मिक स्टेशन बनाया गया है जो है देहरादून, टिहरी, गरुड़ गंगा चमोली का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, आपको डेट दी जाएगी और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा भूकंप सबसे ज़्यादा तीव्रता का था। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि 8 ये रिएक्टर स्केल का भूकंप था। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ आपको इसमें और ऐड करना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इसका सेशन बच रहा है 1 से 2 वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी और जल्दी से जल्दी आपकी जिला सीरीज़ हम
समाप्त कर देंगे। तो जो भी आपकी क्वेरी होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।